अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेज़र्ट रोज़ साइकिक्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ कायनात बुखारी। आज का हमारा टॉपिक है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। और क्योंकि हम क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग पढ़ रहे हैं कि ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं, उनके क्या वर्क्स होते हैं, तो उसके लिहाज से आज का हमारा टॉपिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। सबसे पहले हम कंटेंट देख लेते हैं कि एंटी डिप्रेसेंट के टॉपिक में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो एंटी डिप्रेसेंट के टॉपिक में हम देखेंगे कि ये क्या होती हैं और ये क्यों यूज़ की जाती हैं, और इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं जो एंटी डिप्रेसेंट के पेशेंट्स को दी जाती हैं। और इसमें हम ये भी देख लेंगे कि ये किन किन डिसऑर्डर पर स्पेसिफिकली यूज़ हो सकती हैं डिप्रेशन के अलावा भी। तो इसमें कुछ टाइप्स हैं जिसमें SSRIs, SNRIs, TCAs, MAOs और NASs जो हैं ड्रग्स यूज़ की जाती हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एंटी डिप्रेसेंट से पहले हम डिप्रेशन को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, कि डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है और ये माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन में वेरी करता है और सीरियस केसेस में प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होता है पर्सन को। सीवियर डिप्रेशन में पेशेंट को सुसाइडल थॉट राइज होती हैं, वर्थलेसनेस फील होती है, पेशेंट कोमा में भी जा सकता है और डिफरेंट सिम्टम्स भी हो सकती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में पेशेंट का रिकवरी के लिए जो ड्रग्स दी जाती हैं उनको एंटी डिप्रेसेंट कहा जाता है, ताकि उसकी जो सिचुएशन है वो ठीक हो सके और वो काम डाउन हो सके। और इसमें एक और चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि डिप्रेशन हो क्यों रहा है। तो जब बिहाइंड रीजंस पता होंगी तभी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग जो हैं वो प्रिस्क्राइब की जा सकती हैं। तो इसमें हमें एक थ्योरी बताई गई जिसे हम अमीनो हाइपोथेसिस भी कहते हैं। इसमें ये बताया गया है कि जो CNS है यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसके अंदर दो मेजर अमाइंस होते हैं जिसे सेरोटोनिन कहते हैं और नॉन एपिनेफ्रिन कहते हैं। जब नॉन एपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन के लेवल्स कम हो जाते हैं तो पेशेंट का जो मूड है वो डिप्रेस्ड हो जाता है, और जब सेरोटोनिन और नॉन एपिनेफ्रिन के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं तो मूड उसका एलिवेट हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर पेशेंट डिप्रेस्ड है तो उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर अमाइंस कम हैं, यानी सेरोटोनिन और नॉन एपिनेफ्रिन कम है, तो मूड डिप्रेस्ड है। यानी एक एंटी डिप्रेसेंट पेशेंट में ये दोनों केमिकल्स कम होंगे तो इसकी ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी में ऐसी मेडिसिन या ड्रग्स दी जाएंगी जो ये दोनों लेवल्स बढ़ाएं। तो इनको मेजरली 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसको हम आगे फर्दर इन डिटेल डिस्कस करेंगे और ये बताएंगे कि वो किस तरह से एक एंटी डिप्रेसेंट पेशेंट को दी जा सकती हैं। सबसे पहले आ जाता है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर यानी SSRIs। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन एंटी डिप्रेसेंट की इसलिए है कि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है और बाकी कैटेगरीज़ को इसने काफ़ी हद तक रिप्लेस कर दिया है। तो इसकी ये रीज़न्स हैं कि ये सिलेक्टिव है, यानी स्पेसिफिकली सेरोटोनिन के रीअपटेक को अफेक्ट करेगी, मतलब इनहिबिट करेगी, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू TCAs और अदर कैटेगरीज़। इवन ये ओवरडोज में भी कम साइड इफ़ेक्ट देती है। अब इसमें ऐसे ड्रग्स यूज़ की जाती हैं जो सेरोटोनिन को रीअपटेक करती हैं या इनहिबिट करेंगी। सेरोटोनिन के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये न्यूरोट्रांसमीटर है। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो मोनोअमाइंस की एग्जाम्पल है, और ये केमिकल हैप्पीनेस और जॉयफुलनेस को अराइज करता है, मेंटल एबिलिटी को रेगुलेट करता है और स्लीप को मेंटेन करता है। जैसे कि SSRIs को इनटेक किया जाता है, ये सेरोटोनिन केमिकल को मेंटेन करते हैं और या प्रोड्यूस करते हैं, और ये स्पेशली सिलेक्टिव है, यानी ये सिर्फ सेरोटोनिन को रीअपटेक करने के लिए यूज़ की जाती है। SSRIs मोस्टली डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं, लेकिन ये ऑफ लेवल भी यूज़ की जा सकती हैं, जिसमें OCD, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, बुलिमिया डिसऑर्डर, बाइपोलर डिप्रेशन, PTSD जैसे डिसऑर्डर में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। इसमें मैंने पहले भी बता दिया है कि इसको बेसिकली
सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें इसका मकसद बेसिकली यही है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे कुछ नेम्स दिए गए हैं जिन नेम से ये मार्केट में अवेलेबल होती हैं, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स में नोज़िया, ड्राउजीनेस, फैटिग, कॉन्स्टिपेशन, ड्राई माउथ, लोअर लिबिडो, सेक्सुअल इश्यूज, स्लीप डिस्टर्बेंस, वेट चेंज वगैरह जो है शामिल होते हैं। इसके बाद सेकंड पे आ जाता है एसएनआरआईज़, यानी सेरोटोनिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। पहले जो हमने बात की थी उसमें सिलेक्टिव था, यानी एक स्पेसिफिक सेरोटोनिन की बात की गई थी, लेकिन यहाँ दो न्यूरोट्रांसमीटर या दो केमिकल्स की बात की गई है जिसमें सेरोटोनिन और नॉन एपिनेफ्रिन ट्रांसमीटर आते हैं। तो एसएनआरआईज़ में ये होगा कि या तो ये दोनों को इनहिबिट करेगा अलग अलग। वैसे ये दोनों केमिकल्स मूड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इस ड्रग को 1900 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था और इसको डुअल रीअपटेक इनहिबिटर या डुअल एक्टिंग एंटी डिप्रेसेंट ड्रग भी कहते हैं, और ये भी ऑफ लेवल ड्रग के तौर पे यूज़ हो सकती है, जिसमें इसको मेनली ADHD, OCD और एंजाइटी वगैरह के डिसऑर्डर में यूज़ किया जाता है। यहाँ इसके कुछ मार्केट नेम बताए गए हैं जिन नामों से ये मार्केट में अवेलेबल हैं, और इसके कुछ पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट भी बताए गए हैं जिनमें चेंज इन एपेटाइट, मसल वीकनेस, एजिटेशन, हार्ट प्रॉब्लम या हार्ट पल्पिटेशन, इंक्रीज ब्लड प्रेशर वगैरह शामिल हैं। थर्ड नंबर पे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग में आ जाती है TCAs, यानी ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। ये ड्रग दो तरीके को फॉलो करते हुए एक्शन देती है। फर्स्ट वे है इनहिबिटर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर रीअपटेक, और सेकेंडली ब्लॉकिंग ऑफ रीअपटेक। ये 1950s में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। TCAs को फर्स्ट ट्रीटमेंट में नहीं यूज़ किया जाता। जब कोई दूसरी ड्रग वर्क ना कर रही हो तो इस कंडीशन में TCAs को जो है यूज़ किया जाता है या अप्लाई किया जाता है पेशेंट पे। इसके बाद देख लेते हैं फोर्थ क्लासिफिकेशन को, जो कि MAIOs हैं। इसका मतलब है मोनोअमाइन ऑक्साइड इनहिबिटर। ये 1950s में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। इसमें मोनोअमाइन ऑक्साइड को इनहिबिट किया जाता है या रिड्यूस किया जाता है। मोनोअमाइन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे बॉडी में एनर्जी, थॉट को एक्सप्रेस करने की एबिलिटी, लर्निंग, मेमोरी, जॉयफुलनेस, हैप्पीनेस, इनको जो है वो इम्प्रूव करता है। मोनोअमाइन के इनहिबिटर ऑक्साइड कहलाते हैं। मोनोअमाइन ऑक्साइड मोनोअमाइन की अवेलेबिलिटी को कम करता है। इसको सेफ्टी वैल्यू भी कहते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि इसको सेफ्टी वैल्यू क्यों कहा जाता है। कि अगर हम नॉर्मल इंडिविजुअल की बात करें जिसको डिप्रेशन नहीं है, तो उसके अंदर से जितने भी मोनोअमाइन के न्यूरोट्रांसमीटर हैं जिनमें डोपामाइन, सेरोटोनिन और नॉन एपिनेफ्रिन ये रिलीज़ होते हैं रेस्ट की कंडीशन में भी, तो ये उनको ऑक्साइड करके मेटाबोलाइज कर देते हैं। लेकिन अगर पर्सन डिप्रेशन में है तो उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, और इस कंडीशन में इन केमिकल्स की अवेलेबिलिटी और भी ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है। यहाँ कुछ मार्केट नेम बता दिए गए हैं जिन नेम से जो ये ड्रग्स हैं ये अवेलेबल होती हैं मार्केट में। इसमें एक मेडिसिन या ड्रग बताई गई है मार्प्लेन, जो 3 से 6 हफ्ते लेती है अपना इफ़ेक्ट देने के लिए पर्सन को। इसके अलावा यहाँ पे है नार्डिल, जो 4 वीक्स लेती है इफ़ेक्ट देने के लिए, और इसके अलावा है पारनेट, इसको 3 हफ्ते लगते हैं डिज़ायर इफ़ेक्ट के लिए। और लास्ट में है सिलेजिलाइन, ये जो ये एमनेशिया डिसऑर्डर है इसके लिए दी जाती है, इससे रिकवरी के लिए। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में फैटिग, मसल्स पेन, नर्वसनेस, इंसोम्निया, रिड्यूस लिबिडो, ED, डिजीनेस, ड्राई माउथ, BP इश्यूज़ वगैरह जो हैं शामिल होते हैं। और इस ड्रग को अगर SSRIs के साथ दिया जाए तो ये सेरोटोनिन सिंड्रोम भी कॉज कर सकती है। इस कंडीशन में पर्सन की बॉडी में सेरोटोनिन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जो पेशेंट की कंडीशन है वो स्टेबल नहीं रहती, मूड एलिवेट कर जाता है। तो इसलिए मोस्टली इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो इस तरह से सामने आते हैं।
लास्ट पे जो हमारी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग की क्लासिफिकेशन है वो आ जाती है नासास। इसको नोर एड्रेनालाइन एंड स्पेसिफिक सेरोटोनिन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग भी कहते हैं। और इसको जो है एंजाइटी डिसऑर्डर या डिप्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है और इसके भी सेम साइड इफ़ेक्ट्स हैं जैसे कि बाकी कैटेगरीज़ के हैं या स्पेशली एसएनआरआईज़ के या एसएसआरआईज़ के हैं। और इसके भी कुछ मार्केट नेम दिए गए हैं कि जिन नामों से ये मार्केट में अवेलेबल हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो एंटी डिप्रेसेंट से रिलेटेड। अगर फर्दर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।